हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो 4 बजे की क्लास है वो जीके जीएस की क्लास होती है। इस क्लास में हम आपको वर्ल्ड जीके, आपके जो भारत का जीके है वो, इसके अलावा ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो टॉपिक्स होते हैं उनके एमसीक्यूज़ करवाते हैं और उन एमसीक्यूज़ के थ्रू हम उनके आसपास के जो उनसे रिलेटेड फैक्ट हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं उनको भी यहाँ पर साझा करते हैं। तो आपको हम बता दें कि जो हमारे चैनल पे जो क्लासेस हैं वो सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास रहती है, शाम को 4 बजे जीके जीएस की क्लास और शाम को 6 बजे जो है वो मैथ्स की क्लास रहती है, जहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से मैथ्स को पढ़ाया जाता है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। और प्लीज़ आप जो वीडियोस हैं उनको लाइक करके जाया करिए और क्लास में प्लीज़ आया करिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं वो सभी जो हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये जीके जीएस है तो ये आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम, डीएलएड एग्ज़ाम में या बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आजकल जो ईवीएस का जो लेवल है और जो परीक्षाओं का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत हो चुका है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया गया है। तो कहीं से कोई किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है, तो आपको जो है वो आपके ज्ञान का दायरा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जीके जीएस हमारे काम का नहीं है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो जिनके रिपीटेशन होने का काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए प्लीज़ क्लास में आया करिए और क्लास को लाइक किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल से जुड़ सकें, क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करती हूँ। आज की क्लास में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है। मतलब आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो जोड़े दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो ऑड वन है, अलग है या गलत है ना। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, है ना, मतलब यहाँ पे क्या दिए गए, देश दिए गए हैं और उनके खेल दिए गए, राष्ट्रीय खेल। तो आपको सही जो सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन है आपके अफगानिस्तान और बुजकाशी, ऑप्शन बी है बांग्लादेश और क्रिकेट, ऑप्शन सी है भूटान और तीरंदाजी, नेपाल और वॉलीबॉल। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट नहीं है। तो अच्छा, आप बता सकते हैं कोई कि अगर क्रिकेट नहीं है तो कौन सा खेल बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है, कबड्डी। कबड्डी जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी जो खेल है उसका उद्गम जो है वो भारत माना गया है। ठीक है, अच्छा और बताइए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आप जानते ही होंगे, हॉकी है। ठीक है, अच्छा आप ये बताइए कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए। हॉकी का जो जादूगर है वो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी इन द वर्ल्ड थे। ठीक है, और इन्हीं के सम्मान में, है ना, ये हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर थे तो इनको सम्मानित करते हुए इन्हीं के जन्मदिन के दिन, मतलब 29 अगस्त को, है ना, 29 अगस्त को जो है वो अपने भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए इससे आपके कितने जो फैक्ट है वो क्लियर होते हैं कि जैसे एक तो क्या है कि बांग्लादेश का आपको ये पता चल गया कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कबड्डी है ना। भारत का कौन सा है, हॉकी है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस था। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके लगभग 5 से 6 जो फैक्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बारिश की छाया तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में आनी नमी को वेग से नीचे
नीचे गिराने के लिए संघनित होती हैं। इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको एज सिंपल एज ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि क्या होता है कि बारिश की छायाएं बनती हैं, मतलब बारिश का जो कंडीशन बनती है ना, जैसे बादलों का बनना है ना, काले बादल बनते हैं, वर्षा वाले बादल बनते हैं। तो जब बारिश होने की कंडीशन बनती है तब क्या होता है, जो हवाएं होती हैं, नमी की जो हवाएं होती है वो ऊपर उठने की कोशिश करती हैं ना, तेजी से ऊपर बढ़ने की कोशिश करती हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो बारिश के बादलों में जो नमी होती है ना, जो नमी वाली जो अपनी वायु होती है, उसको क्या होता है कि वो संघनित होकर बारिश के रूप में नीचे आती हैं। तो इनमें से आपको बताना है, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है। अब वर्षा छाया प्रभाव क्या होता है? ठीक है, देखिए वर्षा छाया प्रभाव वो होता है कि कभी कभी जो है वर्षा के जो बादल होते हैं या फिर जो नमी वाली वायु होती हैं वो किसी अवरोध के आ जाने के कारण, है ना, किसी अवरोध के आ जाने के कारण आगे नहीं बढ़ती हैं, मतलब आगे वाले स्थान तक नहीं जाती हैं, और क्या होता है उस अवरोध के आगे ही बरस जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? वर्षा छाया प्रभाव कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसपे वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? आपके ऑप्शन से क्यूइक का हवाई द्वीप, कैलिफोर्निया में डेथ वैली, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, या फिर हिमालय। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। आप जानते हैं भूमध्य सागरीय जो तटीय क्षेत्र हैं उन पे पहाड़ जैसे कोई अवरोध नहीं है, हवाएं जो हैं वो सीधी निकल जाती हैं। पर जैसे क्यूइक का हवाई द्वीप है तो यहाँ पर जो है वो बारिश की जो हवाएं होती है, जो नम वायु होती है, या फिर कैलिफोर्निया की जो डेथ वैली है, और हिमालय है, हिमालय भी क्या करता है, हवाओं को जो नमी वाली वायु होती है जो कि मानसून का कारण बनती है उसको अवरुद्ध करता है, जिसके कारण जो है वो हिमालय के जो तलीय क्षेत्र होते हैं, हिमालय के जो निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर वायु जो बारिश है वो नहीं हो पाती है। इसी को वर्षा छाया प्रभाव कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था, इससे जुड़ा हुआ बहुत अच्छा फैक्ट भी बताया था जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? दक्षिणी प्रशांत में, हिंद महासागर में, कैरेबियन सागर में, या उत्तरी अटलांटिक में? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। और जो ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में तो है ही सही, इसके साथ साथ ये जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा शिखर है, पर्वत शिखर जो सबसे उच्चतम तो है पर वो एशिया में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है किलिमंजारो पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत, मैकिनले पर्वत, या अकांकागुआ पर्वत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, अकांकागुआ पर्वत। ठीक है, अकांकागुआ जो पर्वत है वो अर्जेंटीना की जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला का एक पर्वत है जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है, आपको पता है एंडीज जो पर्वतमाला है वो दक्षिणी अर्जेंटीना है ना, दक्षिणी अमेरिका तक में है। और जो है कि ये सबसे क्या है, सबसे विस्तृत पर्वतमाला है ना, सबसे बड़ी पर्वतमाला है। और जो सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है?
अरावली, जो कि भारत में स्थित है। तो जो अकांकागुआ पर्वत है वो एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और ये कहाँ स्थित है? ये अर्जेंटीना में है और इसकी जो ऊंचाई है वो है अपना 6,962 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगर अभी तक किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा झरना है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ऊंचाई वाला है। आपके ऑप्शंस है मुटराजी, मोंगे, टुगेला या एंजिल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंजिल। ठीक है, एंजिल जो अपना वाटरफॉल है वो वेनेजुएला में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 979 मीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार का तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? आपको बताना है कि भारत में जो तटीय राज्य हैं, है ना, उन प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर कुल जो भारत की तटीय सीमा है, तटीय सीमा मतलब जो समुद्र से लगते हैं, है ना, समुद्र से लगने वाली सीमा है, वो कितनी है? देखिए और बताइए आप, इसका सही आंसर क्या रहेगा? 6500 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या 9200 किलोमीटर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। अब देखिए, अच्छा आप ये बता सकते हैं कि भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कौन से हैं और कितने हैं संख्या में? बताइए, कोई इसका आंसर दे सकता है? कमेंट कीजिए। तो देखिए, भारत के जो तटीय राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुल 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। तो ये 9 राज्य प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिलकर जो है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की भारत की तटीय सीमा का निर्माण करते हैं। और इन राज्यों में से ये जो 9 राज्य मैंने बताए हैं उनमें से जो गुजरात राज्य है उसकी तटीय सीमा जो है वो सबसे ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? आपको बताना है कि हिंद महासागर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे गहराई वाला पॉइंट है। आपके ऑप्शन है मरीना ट्रेंच, सुंडा ट्रेंच, प्यूर्टो रिको ट्रेंच या साउथ सैंडविच ट्रेंच। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सुंडा ट्रेंच। ठीक है, सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। अब ट्रेंच का मतलब क्या होता है? गर्त, मतलब एक गहरी खाई स्थित होती है, एक दरार होती है जिसको गर्त या ट्रेंच कहा जाता है। सुंडा ट्रेंच जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और ये जो है वो लगभग 3200 किलोमीटर तक लंबा है ना, इतना गहरा, मतलब इतनी इसकी लंबाई है और ये बहुत ज़्यादा गहरा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान हैं? आपको बताना है सवाना घास के मैदान जो हैं वो कहाँ स्थित हैं। आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका में, यूरोप में, अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अफ्रीका। सवाना घास के वन जो हैं वो पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीका मतलब केन्या और तंजानिया में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि जो फेमस पीर पंजाल रेलवे सुरंग है वो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, जम्मू कश्मीर,
महाराष्ट्र या मिजोरम? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है उसको बेनीहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये पीर पंजाल पर्वतमाला से निकलती है, इसलिए इसका नाम पीर पंजाल रेलवे सुरंग लिखा गया है। और इसकी जो लंबाई है वो लगभग है आपकी 11.215 किलोमीटर, है ना, 215 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है। और इसका जो निर्माण है वो 26 जून 2013 को किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सीमाएं किन देशों से लगती है? आपको बताना है कि भारत जो है वो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो कितने देशों से साझा करता है। आपके ऑप्शंस हैं 4 देशों से, 5 देशों से, 7 देशों से या फिर 9 देशों से। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 7। भारत की जो सीमाएं हैं वो भारत जो है वो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को 7 देशों से साझा करता है। और ये 7 देश कौन कौन से हैं? नंबर 1 है पाकिस्तान, नंबर 2 है अफगानिस्तान, नंबर 3 है चीन, नंबर 4 है नेपाल, नंबर 5 है भूटान, नंबर 6 है म्यांमार और नंबर 7 है बांग्लादेश। ठीक है, ये 7 देश हैं जिनसे भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। और इसमें से जो है वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा अपनी सीमा को शेयर करता है। ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा सीमा है वो बांग्लादेश से साझा करता है और जो सबसे कम है वो अफगानिस्तान से शेयर करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, महनसर और डूंगरपुर, चूरू और नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं? आपको बताना है ये जो चारों शहर है वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तरांचल। तो बताइए कि ये शहर कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका राजस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और प्लीज़ जो आप ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ इनके जो सही आंसर हैं वो तो अपन देख ही रहे हैं, पर इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ या फिर इनके आसपास के जो क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है वो जो बता रही हूँ, तो प्लीज़ उनको आप नोट डाउन करिए, क्योंकि वो इस टेस्ट सीरीज़ में तो है नहीं, वो मैं आपको ओरली बता रही हूँ, तो आपको इतने जल्दी वो याद भी नहीं रहेंगे। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठा करिए और जो भी फैक्ट्स जो मैं रिलेटेड फैक्ट्स बताती हूँ उनको नोट डाउन करते रहा करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है। आपको बताना है त्रिपुरा जो राज्य है अपना वो किस देश से घिरा हुआ है। तो आपके ऑप्शंस हैं म्यांमार, चीन, थाईलैंड या बांग्लादेश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बांग्लादेश। ठीक है, और बांग्लादेश का क्या है, भारत जो है वो अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से सबसे ज्यादा शेयर करता है। ठीक है, और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ढलाई और उनाकोटी देश राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है ढलाई और उनाकोटी जो स्थान है वो कौन से राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा या नागालैंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका त्रिपुरा। ठीक है, और त्रिपुरा से जुड़ा हुआ कौन सा फैक्ट अपन ने पढ़ा कि त्रिपुरा जो है वो एक ऐसा राज्य है जो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पोर्ट ब्लेयर देश की राजधानी है। आपको बताना है कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ की राजधानी है। आपके ऑप्शन हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, दादर नागर हवेली की, पांडुचेरी की या लक्षद्वीप की। तो बताइए पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसकी राजधानी है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
ठीक है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि निकोबार द्वीप समूह पे ग्रेट निकोबार द्वीप है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप है। अब निकोबार जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है और जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वो निकोबार के भी दक्षिण में स्थित है। और ग्रेट निकोबार का जो एकदम दक्षिणतम बिंदु है उसको भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मोरमुगांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है मोरमुगांव बंदरगाह जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या गोवा। तो बताइए इसके सही आंसर क्या रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, गोवा। ठीक है, गोवा जो है वहां पर मोरमुगांव नामक बंदरगाह है। मोरमुगांव जो बंदरगाह है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है श्री सैलम बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शन हैं गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या पेन्नार। तो बताइए श्री सैलम बांध किस नदी पर बना है। तो आपका जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है श्री सैलम बांध। ठीक है, ये तेलंगाना जो श्री सैलम बांध है ये तेलंगाना के नागर कुर्नूल जिले में स्थित है। ये दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है। ठीक है ना, ये हमारे भारत देश का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है। और भारत का जो पहला सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है वो कौन सा है? वो है शिवाना समुद्र जलप्रपात जो कि कर्नाटका में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपको बताना है चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भारत के किस जिले में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं आगरा, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है उन्नाव और ऑप्शन डी है मेरठ। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा चंदौली। ठीक है ना, और इसकी एक ट्रिक क्या है, आप च से च को रिलेट कर सकते हैं, चंद्रप्रभा और चंदौली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है पैठन जो जल विद्युत परियोजना है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। आपको बताना है केरल में जो सबसे नीलगिरी की पहाड़ियां है ना, आपको कल बताया था मैंने कि शांत वैली भी है ना, शांत घाटी या मूक घाटी या साइलेंट वैली है, वो कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, जहाँ पे शांत घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है वो तमिलनाडु में भी स्थित है। और तमिलनाडु का जो एक स्थान है ऊटी, वो बहुत अच्छा दर्शनीय स्थल है जहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं और उसे क्या कहा जाता है? पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है अगस्त्य, चेम्बरा, अनाईमुड़ी या बनासुरा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी। भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का पर्वत है। ठीक है, अनाईमुड़ी क्या है? भारत के पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है उसका पर्वत है। केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। और ये पश्चिमी जो भारत का पश्चिमी घाट है उसकी पर्वतमाला का पर्वत है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका,
तुलबुल परियोजना का संबंध है? आपको बताना है तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है व्यास नदी से, रावी नदी से, झेलम से या सतलज से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी से संबंधित है और इस परियोजना का जो कार्य है वो 1987 में प्रारंभ हुआ था, है ना। पर ये क्या है, ये भारत और पाक के बीच की एक परियोजना थी, पर भारत पाक के जो संबंध है वो किसी से भी छुपे नहीं है। तो भारत पाक के बीच में इस परियोजना को लेकर समझौता नहीं हुआ और इसका काम जो है वो स्थगित कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। आपको बताना है भारत में जो माला नहर तंत्र था उसका प्रस्ताव किसने रखा था? आपके ऑप्शन है A.L. राव ने, ऑप्शन बी है दिनशा जे दस्तूर ने, ऑप्शन सी है विश्वेश्वरैया ने या ऑप्शन डी है Y.K. अलग ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा दिनशा जे दस्तूर ने और इसके जो इंजीनियर है वो कौन थे? विश्वेश्वरैया थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित परियोजना में से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की जो संयुक्त कार्य है वो किसमें किया है ना। मतलब तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का जो संयुक्त कार्य वाली परियोजना है वो कौन सी है? आपके ऑप्शन है दक्षिण गंगोत्री, नागार्जुन सागर, शांत घाटी या तेलुगु गंगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका तेलुगु गंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, आपको बताना है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या गोविंद वल्लभ सागर। तो आप बताइए कि इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो किस बांध से संबंधित है? आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा हरिके बैराज से। ठीक है, इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है वो राजस्थान में स्थित है। इसको राजस्थान की मरु गंगा भी कहा जाता है। इसको बनाने का जो कार्य है वो बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने सन 1927 में किया था। तब इस नहर परियोजना को गंग नहर कहा जाता है और बीकानेर के जो आपके महाराजा गंगा सिंह थे उनको राजस्थान का भगीरथ भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? आपको बताना है कि भारत में जो बंदरगाह हैं उनमें से ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा बंदरगाह जो है वो उड़ीसा के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है हल्दिया, मुंबई, पारादीप या विशाखापट्टनम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पारादीप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे जो विशाखापट्टनम दिया गया है ये सबसे पुराना और प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या उत्तरी सरकार तट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए मालाबार तट। मालाबार जो तट है वो केरल के मालाबार का मतलब केरल में स्थित है। ठीक है ना, मालाबार जो तट है वो केरल की जो तटीय सीमा है वहां स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह नगर है। आपके ऑप्शन है काकीनाडा, नेल्लोर, आनगोले या विजयनगरम। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा काकीनाडा। काकीनाडा जो बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जापान का सबसे व्यस्ततम
समुद्र पत्तन है, मतलब वही बंदरगाह, समुद्र पत्तन कह दीजिए, बंदरगाह कह दीजिए, एक ही बात है। आपके ऑप्शन हैं योकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची या कागोशिमा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, योकोहामा। योकोहामा जो है वो जापान का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है, जो कि भारत के मुंबई का जो बंदरगाह है उसके समान है, इसलिए इसको मुंबई की जुड़वा नगरी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। अगर आपको पता होगा कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे क्या हैं, तो आप इसका सही आंसर लगा पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे क्या हैं। ये हमारा जो भारत के जो बिल्कुल अंतिम छोर हैं, है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक, है ना, जो पूरी लंबाई है इनकी, इन्हें ही क्या कहा जाता है, इन पे जो है वो नेशनल हाईवे प्रेजेंट है ना। ऐसे नेशनल हाईवे जो बिल्कुल उत्तरी छोर से बिल्कुल दक्षिणी छोर तक जा रहे हों और जो बिल्कुल पूर्वी छोर से बिल्कुल पश्चिमी छोर तक जा रहे हों, इन्हें ही भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहा जाता है। तो ये जो हैं, ये जो गलियारे हैं वो झांसी में आकर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, है ना, इस तरीके से। एन एन एस ई ई और डब्ल्यू, ठीक है। तो ये जो नेशनल हाईवेज हैं वो इस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये कहाँ है, झांसी में, है ना। ये झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और एक ऐसे कौन से नेशनल हाईवे हैं जो उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे बनाते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो अपना NH-44 है, ये आपका उत्तर दक्षिण गलियारा बनाता है, ठीक है ना, उत्तर दक्षिण गलियारा बनाता है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो है ये अपने भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो सबसे बड़ा जो अपना है, मतलब नेशनल हाईवे है, और जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। इसके अलावा जो अपना पूर्व से पश्चिम की ओर जो गलियारा जा रहा है वो है अपना नेशनल हाईवे नंबर 27, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को हम उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। आपको बताना है कि इन क्षेत्रों में से जो मृदा अपरदन की घटना है वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी। ऑप्शन है आपके मालवा का पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र और दंडकारण्य या मेघालय का पठार। तो बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या रहेगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको आंसर ऐसे ही पता पड़ जाएगा। आपका ऑप्शन होगा, आंसर रहेगा इसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ। जाहिर सी बात है, जो मृदा अपरदन की घटनाएं होते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही होती हैं, पठारों में नहीं होती है, और आरण्य दंडकारण्य मतलब जंगलों में भी नहीं होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। आपको बताना है भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। आपके ऑप्शन हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर लेह। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका लेह। लेह जो है वो एक क्या है, लद्दाख की जो है राजधानी है, और लद्दाख क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर जो है वो सबसे कम वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए अगेन रिपीट है ये क्वेश्चन, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका लेह, ठीक है। और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में, वो है आपका मेघालय का मौसिन राम, ठीक है। मौसिन राम जो है वो मेघालय में स्थित है।
वहां पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। अगर पूरे विश्व की बात की जाती है ना, पूरे विश्व में वार्षिक वर्षा वाले स्थान की बात की जाती है तो वो रहेगा अपना, क्या रहेगा, अमेज़न बेसिन रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। अगेन रिपीट क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन रहेगा लेह। ठीक है, चलिए अब यहीं पे अपनी क्लास आज खत्म होती है। ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेट, अपन ने 30 क्वेश्चंस किए हैं। 30 क्वेश्चंस तो सिर्फ एक नंबर है, बल्कि हमने जो है वो लगभग अबाउ 70-80 क्वेश्चंस किए हैं, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन के साथ आपको उससे जुड़े हुए कई फैक्ट्स बताए हैं। ठीक है, अगर आप उनको काउंट करें तो इस प्रकार से तो हम एक क्लास में लगभग 80 क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। और ये देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये क्लास जो है वो आपके डीएलएड बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में या टेट एग्जाम में काम नहीं आएगी। देखिए, जो क्लासेस हैं वो हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ आप क्लास में आया करिए, और जाते जाते क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो बच्चे अभी तक लाइव क्लास नहीं देख पाए हैं वो रिकॉर्डेड तो एटलीस्ट देख ही सकें। और ये हमारे जो हैं, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इन पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक भी जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, है ना। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, और मिलते हैं आपकी नेक्स्ट मैथ्स की क्लास में, जो कि हिमांशु सर द्वारा ली जाएगी। और आपको एक बार मैं फिर बता दूं कि आज से ही हमारे चैनल पे जो है वो करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट हुई है। और आप जानते हैं कि आजकल के जो एग्ज़ाम हैं उनमें करंट अफेयर हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्लीज़ उस क्लास में भी आया करिए। और हमारे चैनल पे जो है वो 4 क्लासेस होती हैं पूरे दिन की, जो कि सुबह 8 बजे से 8 बजे, सुबह 9 बजे, शाम को 4 बजे और शाम को 6 बजे रहती है। तो चलिए मिलते हैं आपकी शाम की 6 बजे वाली क्लास में। सी यू, गुड बाय।